बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने लास्ट टर्म पे पढ़ लिया था बोर्स का मॉडल ऑफ द न्यूमेरिकल्स। अब ये जो बोर्स का मॉडल आया इसमें भी ड्रॉबैक आ गया। बोर ने क्या कहा, न्यूक्लियस बीच में है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस शेल्स में, और हाइड्रोजन के लिए इन्होंने स्पेक्ट्रम दिया, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी आर बताया, वेलोसिटी बताई, इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहे होंगे, किस शेल के इलेक्ट्रॉन, ये बातें बताई। बट बोर्स के भी कुछ ड्रॉबैक्स रहे थे जिससे रिसर्चर्स आगे बढ़े। तो बोर का पहला ड्रॉबैक ये था, इट एक्सप्लेन ओनली फॉर यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एक इलेक्ट्रॉन के लिए इनका काम बढ़िया था, लेकिन जैसे ही मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात आई तो बोर उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। तो बोर इज गुड फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम बट नॉट फॉर अदर्स। तो बोर स्पेक्ट्रम या बोर मॉडल वन इलेक्ट्रॉन के लिए था, मोर देन वन में ये रिजल्ट्स मैच नहीं कर रहे। पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक कह सकते हैं, बोर ने जब कहा कि ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चल रहा है, बेसिकली ये मॉडल लग रहा है कि इट इज टू डायमेंशनल प्लेनर मॉडल, एक प्लेन में कहानी हो रही है, जबकि एटम स्फेरिकल या थ्री डायमेंशन होता है। तो एटम इज थ्री डायमेंशन बट अकॉर्डिंग टू बोर कांसेप्ट कि वो तो एक प्लेन में चल रहा है, तो वो टू डायमेंशन दिख रहा था। तो ये भी एक ड्रॉबैक आया। यहाँ बेसिकली कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस या स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस भी हो रही थी, फाइन लाइंस, मतलब सपोज छठे शेल से पहले शेल आया तो एक वेवलेंथ आनी थी, एक लाइन दिखनी थी, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में से ले गए तो ये एक लाइन कई लाइंस में बढ़ गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ले गए तो भी यही एक लाइन कई फाइन लाइंस में बढ़ गई। तो जो हम सोच रहे थे एक सिंगल लाइन आनी चाहिए, वो एक लाइन कई लाइंस में बढ़ रही थी। मैग्नेटिक फील्ड में इसे कहते हैं जीमन इफेक्ट, ZEEMAN, जीमन इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये कहलाता है स्टार्क इफेक्ट, STARC और RSC, स्टार्क इफेक्ट। जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये मॉडल वन इलेक्ट्रॉन के लिए था, मोर देन वन में फेल हुआ। ये मॉडल डिस्क लाइक बता रहा है, जबकि एटम जो होता है वो थ्री डायमेंशनल स्फेरिकल है, डिस्क लाइक नहीं। ये मॉडल जीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट नहीं बता रहा। तो इन सब चीजों के लेके फिर नई डिस्कवरी। इसमें अगली डिस्कवरी में पहला रोल था दैट इज डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग का। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कह लीजिए, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप कह लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डी ब्रॉगली। ठीक है बच्चों, तो डी ब्रॉगली ने क्या बताया है, ठीक है, डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है वो बता रहे हैं। बेटा डी ब्रॉगली पहले साइंटिस्ट कह लीजिए जिन्होंने कहा भैया जो मैटर है ना इसमें डुअल नेचर, मैटर में डुअल नेचर, कहने का मतलब कि कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या मैसिव बॉडीज, आप में कार, हवाई जहाज, कोई भी चीज, हर चीज में डुअल नेचर, यानी ये पार्टिकल भी है और वेव भी है। तो सबसे पहले डुअल नेचर ऑफ मैटर की बात करने वाले डी ब्रॉगली। मतलब पार्टिकल क्या है, जैसे ये एक पार्टिकल है, एट ए टाइम यहीं दिखेगा। वेव क्या है, एट ए टाइम स्प्रेड होती है, कई जगह दिख सकती है। वेव की वेवलेंथ होती है, एम्पलीट्यूड है, या वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें वेव को डिफाइन करती हैं। वेव में ओवरलैपिंग हो सकती है, दैट इज डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रेजोनेंस, वेव में ये वर्ड आते हैं, जबकि पार्टिकल में नहीं होता। पार्टिकल में अगर एक पार्टिकल कहीं रखा, वहां दूसरा पार्टिकल आ ही नहीं सकता क्योंकि वो पहले से रखा, ये पार्टिकल नेचर। बट डुअल नेचर कहने का क्या मतलब? डुअल नेचर कहने का मतलब है हर चीज में वेव भी होती है और पार्टिकल भी होता है, चाहे वो मैसिव बॉडी हो चाहे कुछ, वो वेव नेचर भी, पार्टिकल। सरल भाषा में अगर हम समझे तो पुराने जमाने के कैमरे की बात कर रहा हूँ, कुछ टाइम पुराने, अगर 5-7-10 साल पहले के कैमरे सोचोगे तो अगर कोई क्रिकेटिंग शॉट पड़ रहा हो तो उसको कैमरे में कैप्चर करो तो इमेज ब्लर आएगी, ब्लर आती। तो ब्लर आती थी इमेज, कहने का मतलब वो उस पर्टिकुलर माइक्रोसेकंड पे वो जो क्रिकेटिंग बैट है वो हमें कई जगह दिखता था, यहां से लेके यहां। तो बेसिकली एक से ज्यादा पोजीशन ये तो क्या कह रहे हैं, वेव है। तो एक सरल भाषा में समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूं कि एक से ज्यादा पोजीशन बन गई, वेव बन गई।
और फिर से वो बैट रुक गया तो पार्टिकल बन गया। ऐसा है नहीं, सरल भाषा में समझा रहा हूं कि हर चीज से वेव लगी है और जिस किसी भी पार्टिकल से जो वेव एसोसिएटेड है उसे पार्टिकल वेव या मैटर वेव कहते हैं। और जहां प्योर वेव है, मैटर है ही नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ऑर्डिनरी वेव्स हैं। ठीक है, जैसे लाइट वेव, साउंड वेव, उसमें पार्टिकल का कोई लेना देना ही नहीं, वहां पार्टिकल नहीं। और किसी मैटर के साथ जो वेव लगी है वो मैटर है। तो ये डी ब्रोगली इक्वेशन में डी ब्रोगली भाई साहब ने क्या कहा, each and every substance or matter has wave associated with it and the wavelength or the wave is known as matter wave. तो इन्होंने कहा dual nature of matter, dual nature of matter मतलब बेटा कोई भी पार्टिकल है उसके अंदर वेव है। तो एक कॉमन सेंस है, पार्टिकल है तो ये तो प्रूफ करना नहीं कि ये मार्कर एक पार्टिकल है, तो प्रूफ है पहले से पार्टिकल। अब ये प्रूफ करना है कि ये वेव कैसे है। तो उन्होंने कहा भाई देखो ये वेव ऐसे है, ये इक्वेशन लगाओ, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। व्हाट इज दिस p? इसको h अपॉन m इनटू v भी कहते हैं, या हम यहां कहना चाहते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। बेसिकली क्या कहना चाहता है ये डी ब्रोगली? डी ब्रोगली भैया हमसे ये कह रहे हैं कि जो भी पार्टिकल हैं जब वो मोशन में जाते हैं, जब वो मोशन कर रहे होते हैं, उस पार्टिकल के अंदर वेव्स जनरेट होने लगती हैं और वो पार्टिकल वेव में एक तरीके से ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उस वेव को पार्टिकल वेव कहेंगे। और उस समय उसकी जो वेवलेंथ आएगी, वो जो पार्टिकल वेव की वेवलेंथ आएगी वो उसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो पार्टिकल वेव की वेवलेंथ अपने मोमेंटम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मोर द मोमेंटम लेस द वेवलेंथ। अगर मोमेंटम ज्यादा होगा, बहुत तेजी से चल रहा है तो मोमेंटम ज्यादा होगा, वेवलेंथ उतनी छोटी होगी और छोटी होगी तो मेजर नहीं हो पाती। और अगर मोमेंटम कम हुआ यहाँ पे तो वेवलेंथ अगर एक मेजरेबल क्वांटिटी आई तो आप मेजर कर सकते हैं। तो बेसिकली इन्होंने कहा है कि each and every matter has associated with some wave which is known as matter wave। मैटर वेव क्या है? जो पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होगी उनको मैटर वेव। जब पार्टिकल मोशन में जाएगा तो वो वेव नेचर एसोसिएट कर लेगा एंड सच वेव्स आर नोन एज मैटर। बेटा पार्टिकल वेव या बेसिकली मैं आपसे ये अभी कहना चाह रहा हूं, क्या आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या एक ऑर्डिनरी वेव और एक मैटर वेव में अंतर समझ में आया? जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ये मैटर वेव जो है ये बेसिकली सोर्स के साथ अटैच रहती है, सोर्स के साथ अटैच। ये लीव द सोर्स, मतलब अगर सन से वेव आ रही है तो सन तो वही है ना, वेव यहाँ आ गया, सन वहीं छोड़ दिया। या कोई एक बॉडी हीट की हमने, लोहे को गर्म किया तो उसकी हीट के रेस बाहर आ गई, बात खत्म हो गई, लोहे थोड़ी उड़ के बाहर आ रहा है। जबकि यहाँ पे कोई मैटर चल रहा है, वेव उसके साथ चलेगी, जैसे ही मैटर रुक जाएगा वो वेव मैटर में चेंज हो जाएगी। तो ये है, ये मूव्स विद द स्पीड ऑफ लाइट। मैटर वेव नेवर मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम स्पीड से चलते हैं। दे कैन मूव इन वैक्यूम आल्सो, ये वैक्यूम में चल सकते हैं, दे कांट मूव इन वैक्यूम। तो बहुत सारे अंतर आ सकते हैं एक ऑर्डिनरी वेव, लाइट वेव, साउंड वेव और एक मैटर वेव में। ठीक है, तो मैटर वेव की वेवलेंथ निकालिए। फिर से सुनो क्या कह रहे हैं। दो अलग अलग कंसेप्ट थे, एक कंसेप्ट था पार्टिकल का और एक कंसेप्ट था वेव का। पार्टिकल को कहते हैं ये लोकलाइज होते हैं, एक ही जगह पे मिलते हैं, इसकी जगह पे कोई डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस नहीं होगा, जबकि वेव में ये सारी चीजें होती हैं। और डी ब्रोगली ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये दो अलग चीजें नहीं है। हर एक सब्सटेंस में, यहाँ तक कि अगर हवाई जहाज भी है ना, एक मैसिव बॉडी भी है, उसमें भी वेव होती है। तो उसने कहा मैटर का एक डुअल नेचर होता है, उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है, उसमें वेव नेचर भी होता है। लेकिन वो जो पार्टिकल नेचर है वो हमें फिजिकली दिख रहा है, इसलिए वेव नेचर हमें उस समय दिख नहीं रहा, लेकिन वेव है और उस वेव का नाम रखा गया है मैटर वेव। मैटर वेव कौन सी वेव है? जो मैटर से एसोसिएटेड है, जो पार्टिकल नेचर से एसोसिएटेड है। अब ये वेव हमें दिखती क्यों नहीं?
तो उन्होंने प्रूफ किया कि वेव की जो वेवलेंथ है वो इतनी कम है, द वेवलेंथ ऑफ दीज वेव्स आर सो स्मॉल, इतनी कम वेवलेंथ है कि हम अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर पाते। हमें मेजर करना है ना वेवलेंथ, तो वेवलेंथ हम यहाँ पे मेजर ही नहीं कर पा रहे हैं, ये इतनी छोटी वेवलेंथ आती है, वो अभी हम यहाँ देखेंगे कैसे। इन्होंने ये कहा कि ये जो वेवलेंथ है ये मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कोई प्लैंक कांस्टेंट 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड, तो यूनिट सही से याद रखना, जूल सेकंड है। जल्दबाजी में आदत पड़ी होती है ना, स्पीड यूनिट मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट पर सेकंड ऐसे करके, तो कई लोग इसकी भी यूनिट जूल पर सेकंड बोल देते हैं, जूल सेकंड यूनिट है, जूल पर सेकंड है। तो यहां से ये आया डी ब्रोगली रिलेशनशिप। तो डी ब्रोगली रिलेशनशिप में कहा गया है लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p इक्वल्स टू h अपॉन m इनटू v। यहां से इन्होंने ये कहा है कि वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, ये फॉर्मूला दे दिया। अब हमें ये देखना है ये बात कहां तक सत्य है, कैसे अप्लाई होगी या नहीं होगी, ठीक है इसका। तो जब मैटर वेव्स निकाली गई इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए, उनकी वेवलेंथ वही आ रही थी जो इससे पहले एक्सपेरिमेंट्स जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या ब्लैक बॉडी रेडिएशन या और कोई एक्सपेरिमेंट्स किए, वही आ रही। मतलब जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए मैटर वेव निकालना चाही तो उसकी वेवलेंथ कितनी आ रही होगी, ये इन्होंने रखा। इसके बाद ये रखा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चल रहा है। लेट सपोज इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड से भी चल सकता है, 8 से भी चल सकता है। तो यहाँ जो वेवलेंथ निकालेंगे वो कितनी ऐसी क्वांटिटी आएगी व्हिच इज इजीली मेजरेबल। बट अगर आप यहीं पे 10 की पावर -31 की जगह एक बॉल का वेट ले लें, एक इंसान का वेट ले लें, दैट मींस बड़ा वेट है, ये 10 की पावर -31 और 34 आपस में कैंसिल हो रहे हैं। और अगर ये 10 केजी 10 ग्राम की बॉल कुछ ऐसा ले लिया तो कैंसिल नहीं, तो ऑब्वियसली जब ये कैंसिल नहीं करेगा तो 10 की पावर माइनस में 40 36 ऐसा कुछ आएगा, और इतनी छोटी वेवलेंथ हम मेजर नहीं कर पाते। तो डी ब्रोगली ने ये प्रूव किया कि सब एटॉमिक पार्टिकल की जो वेव्स होती हैं वो हमें दिख जाती हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है जिनका मास बहुत कम है, लेकिन वो चीजें जो बहुत मैसिव हैं उनकी वेव्स हमें नहीं दिखती, या वो वेव्स हमें नहीं दिखती। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला डी ब्रोगली क्लियर हुआ है। अगर क्लियर हो गया तो 1 टाइप कर दीजिए। गुड, नेक्स्ट अगला पॉइंट बेटा, बोर और डी ब्रोगली में देखते हैं कोई रिलेशन आ रहा है या बोर से डी ब्रोगली डिराइव हो रहा है नहीं हो रहा। तो अगर आपको याद हो बोर ने तो ये कहा था MBr इज इक्वल टू n टाइम्स h अपॉन 2 ये बोर इक्वेशन थी अगर आपको याद हो। बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूमते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 के इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब ये इक्वेशन है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ से थोड़ा सा इंटरचेंज करूं, ये 2 पाई वर्ड यहाँ ले जाऊं तो ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से आ रहा है 2 पाई r इज इक्वल टू h अपॉन mv। अभी प्रूफ करके दिखा देता हूं कि ये 2 पाई r ये बेसिकली सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ही तो होता है। तो ये जो 2 पाई r है व्हिच इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो होता है n टाइम्स ऑफ लैम्डा। और अगर ये n टाइम्स ऑफ लैम्डा है और ये n टाइम्स ऑफ h भी है तो ये घट गया, तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv आ गया। और यही बात डी ब्रोगली ने कही। तो बेसिकली ये डी ब्रोगली का प्रूफ है फ्रॉम बोर। एक बार फिर देखते हैं, एक मिनट रुक जाओ बेटा, पहले मैं बता तो दूं कि 2 पाई आर इन लैम्डा कैसे हुआ वो बता। ठीक है, ये एक मान लेते हैं, ठीक, इस सर्कल मैंने बना दिया, यानी बोर के हिसाब से सरकमफ्रेंस
ऑफ द ऑर्बिट। अब जो वेव चलेगी वो कैसे चलेगी उसे देखिए बेटा। जो वेव इसमें चलेगी वो ऐसे चलेगी, यहां वेव का आके मिल जाना, दोबारा इसी पाथ में जाना, ये कहलाता है इन फेज। इन फेज यानी अकॉर्डिंग टू बोर के हिसाब से जो वेव्स होती हैं किसी एक ऑर्बिट में जब घूमती हैं तो वो इन फेज घूमती हैं, यानी एक ही पाथ में घूमती हैं, ये बार बार पाथ यही आए। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो एक पॉइंट, यहां से लेके या यहां से टच कर ले रहा हूं, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यहां से लेके ये यहां तक की ये वाली डिस्टेंस क्या है, ध्यान से देखिए तो आपको शायद समझ में आ जाएगा कि मैंने ये डिस्टेंस आपसे पूछी थी, ये ठीक है, मैं आपसे ये डिस्टेंस पूछ रहा हूं ये क्या है, तो शायद आपको याद आ गया वो ये डिस्टेंस लैम्डा होती है। जो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव थ्रस्ट या ट्रफ होता है वो लैम्डा है, और वही मैंने एक तरीके से बनाया, थोड़ा सा डायग्राम मुझे शिफ्ट कर। तो अगर ये डिस्टेंस लैम्डा है तो ये भी एक बारी लैम्डा हो गई, और फिर एक बारी ये भी लैम्डा हो गई। तो बेसिकली ये जो पूरी लैम्डा 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 3 बारी आया, प्राइस लैम्डा आया, किसके इक्वल आया, ये आया किसके इक्वल, सरकमफ्रेंस के इक्वल। और अगर आपको मालूम है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को हम 2 पाई आर से लिखते हैं और वेवलेंथ को लैम्डा से लिखते हैं, और ये एक होल नंबर मल्टीपल होगा उसे हम n से लिखेंगे। तो यहां से फॉर्मूला आ गया n लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो ये डायग्राम से प्रूफ हो रहा है कि जो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है उसमें n टाइम्स लैम्डा यानी वेवलेंथ जो होती है उसका एक इंटीग्रल मल्टीपल वेव्स होती है। सरल भाषा में मैं ये कह रहा हूं कि ये कहना चाहते हैं कि पहली शेल में एक वेव होती है, दूसरी शेल में दो, तीसरी शेल में तीन, व्हाटएवर। तो हम यहाँ कहना चाहते हैं कि जो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है उसमें n टाइम्स ऑफ वेव्स दिखेंगी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ से ध्यान रखना है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल में n टाइम्स ऑफ वेव। अब हम बात करते हैं बोर से डी ब्रोगली निकालने का। तो बोर ने क्या कहा था कि एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। ठीक है, इन्होंने ये कहा था इट इज इक्वल टू n टाइम्स h अपॉन 2 पाई, ये ऐसा होता है। ठीक है, एंड फॉलोड बाय अगर मैं इसे इंटरचेंज करके लिखूं 2 पाई r इज इक्वल टू h अपॉन m इनटू v। ठीक है बच्चों, यहां तक एक मिनट है। हाँ जी सर, ठीक ओके। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आया कि ये 2 पाई r n टाइम्स ऑफ h अपॉन mv हो गया। अब बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा हो n टाइम्स ऑफ h इनटू, या पहले मैं इसको ही चेंज कर दूं, 2 पाई r को हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था n लैम्डा लिख सकते हैं, ये n और ये n कैंसिल हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, और mv को आप p भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये आ गया, दिस वन इज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन। बच्चों इसमें एक या दो न्यूमेरिकल है वो अब आपको करने हैं, मैं आपको पहले वो न्यूमेरिकल चाहूंगा आप करिए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट है, एनसीईआरटी के करेंगे, मैं भी एनसीईआरटी डाउनलोड से। ये रहा डी ब्रोगली, और डी ब्रोगली का पहला क्वेश्चन ये था, शो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ बोर ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग। मतलब शो वही करना था जो अभी हमने करके दिखाया है, तो वो कैसे शो किया है, दैट इज आंसर में दे रखा है mvr इक्वल टू h अपॉन 2 पाई इंटीग्रल मल्टीपल। बेटा ये तीन क्वेश्चन हैं, इसके बाद ये आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन हैं। सेकंड क्वेश्चन, एक सेकंड,
ओके, सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ जल्दी से देख लीजिए, नहीं आ रहा अब, ठीक है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद a velocity 2.05 सॉरी 2.05 मीटर पर सेकेंड, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेट वेवलेंथ निकालनी है और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है, वेलोसिटी 2.05। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इनटू v, और आपको ये लैम्डा निकालना है। h आपको मालूम है 6.626 into 10 to the minus 34 है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the minus 31 है, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.05। तो जरा वैल्यू सही से रखिएगा, मतलब मास केजी में ही होना चाहिए, एमके सिस्टम में सारी चीजें होंगी, मास केजी में होगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होगी, और ये जूल सेकंड में होगा। तो आप यहां से वेवलेंथ निकालेंगे जो मीटर में आएगी, इसे सॉल्व करें, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, आई होप सो ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो। जिनको क्लियर है जरा 2 टाइप करना, ऋषिका, प्रगति, उत्कर्ष, हर्षिता, आशुतोष, दिव्यंका, दिव्यांश क्लियर है, अंशदीप ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन या सॉरी जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाटएवर द नंबर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बेटा, थर्ड है व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड होगा, वेलोसिटी दे रखी है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आई होप सो कोई दिक्कत नहीं है। सेम फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इनटू v, h की जगह 6.626 इनटू 10 टू द माइनस 34, और m की जगह ये केजी में ही दे रखा है, कोई खास वो नहीं है, और वेलोसिटी 10 रखी है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा ये पॉइंट, बेटा ये और ये हट गए, ये आंसर आ रहा है 10 की पावर माइनस 34 आ रहा है, ये इतने मीटर आएगा, और ये 10 की पावर माइनस 34 इज नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट नहीं है, या ये कैलकुलेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, किसी भी टेक्निक से इतनी छोटी वेवलेंथ नहीं निकाली जा सकती, इसलिए ये वेवलेंथ या ये वाली वेवलेंथ नेग्लिजिबल है। 4 कैलकुलेट मास ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ कितना, मास निकालना है और फोटोन का मास निकालना है, और उसकी वेवलेंथ गिवन है, ये बेसिकली 3.6 है बेटा, 3.6। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m इनटू v, बेटा m निकालना है, m निकालना है, तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन सॉरी m इक्वल टू h अपॉन दैट इज लैम्डा इनटू v। यहाँ m की h की वैल्यू तो आपको मालूम है 6.626 into 10 to the minus 34। बच्चों लैम्डा आपको गिवन है 3.6 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो मीटर में जरूर चेंज करना, वेलोसिटी 3 into 10 की पावर 8, क्योंकि फोटोन का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट, और लाइट की वेलोसिटी थोड़ी आपको बताएगा, लाइट की वेलोसिटी तो 3 into 10 की पावर 8 की रखनी है मीटर पर सेकंड। इसे सॉल्व कर लेंगे, यहां से आ जाएगा आपका मास ऑफ फोटोन, एक फोटोन में मास कितना है। आई होप सो ये तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो। डी ब्रोगली का डेली लाइफ में कोई खास सिग्निफिकेंस तो नहीं दिखेगा, ठीक है, बट आई होप सो आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर है। डी ब्रोगली तो जल्दी से बताइए, क्लियर, वेरी ठीक है। अगली हेडिंग पे आ रहे हैं, दैट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बच्चों अगली हेडिंग है हमारी हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर, नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट का नाम है, और अनसर्टेनिटी का मतलब श्योर नहीं, और इन्होंने लॉ बना दिया किसको लेके, मैटर और वेव को लेके। इन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, सब एटॉमिक पार्टिकल जब मूव कर रहा है, उसके अंदर डुअल नेचर आ चुका है, मतलब उसके अंदर वेव नेचर भी हो सकता है, पार्टिकल नेचर भी हो सकता है। तो जब डुअल नेचर है तो हम कैसे पता लगाएं क्या क्या,
भैया अगर वो वेव है, सोचना जरा ध्यान से बेटा, अगर वो वेव है तो उसकी पोजीशन हमें नहीं पता, क्योंकि वेव स्कैटर, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता। क्लियर? तो अगर उसके अंदर वेव आ चुका है तो पोजीशन नहीं पता है। और पार्टिकल नेचर, मतलब हमने मान लिया कि वो वेव नेचर होता तो वेलोसिटी निकाल सकते थे, वेव की वेलोसिटी। लेकिन अगर पार्टिकल है, वेव है ही नहीं, तो पार्टिकल के लिए भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पोजीशन तो एग्जैक्ट बता ही है, लेकिन वेलोसिटी नहीं आएगी। फिर से सुनना क्या कह रहा हूँ, पॉइंट जो बीच में रह गया वो क्या है, एक पार्टिकल तो तेजी से चल रहा है, उसके अंदर वेव नेचर भी है और पार्टिकल भी। तो अब जरा दिमाग लगाना क्या कह रहे हैं कि अगर वो तेजी से चल रहा है, उसके अंदर दोनों नेचर है, तो 100% पार्टिकल नेचर तो तुम तभी बता पाओगे जब उसे रोकोगे, नहीं तो उसके अंदर वेव नेचर रहेगा। तो अगर तुमने रोक दिया तो तुमने वेव नेचर बिल्कुल हटा दिया, क्योंकि वेव नेचर है ही नहीं, क्योंकि वो रुक गया है। और अगर वो चल रहा है तो उसके अंदर वेव भी और पार्टिकल भी है, तो तुम श्योर नहीं हो, तुम क्या हो, अनश्योर हो। और कम से कम कितना अनश्योर हो, वो उसने यहाँ अनसर्टेनिटी बताई है कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज either equal to or greater than h upon 4 pi, ठीक है, h upon 4 pi। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या कहा गया है बच्चों, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में कहा गया है कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है या जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, वो h upon 4 pi इसके या तो इक्वल होगा या इससे ज्यादा होगा। एक बार फिर समझना क्या है, what is this? It is known as uncertainty in position। मतलब पोजीशन में हमारी एक तरीके से कितना कंफ्यूजन है, कितना इनएक्यूरेसी है, दैट इज कितने हम अनश्योर हो सकते हैं, दैट इज अनसर्टेनिटी। तो सिंपल भाषा में कितनी मिस्टेक, और ये है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मोमेंटम में हम कितने अनश्योर हैं। अच्छा बच्चों, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो मास इनटू वेलोसिटी। जरा ध्यान रखना, यहाँ मास तो सही, मास में हम अनश्योर नहीं, बट यहाँ इसमें अनश्योर हो जाएंगे, वेलोसिटी में अनश्योर हो जाएंगे। तो उसने कहा अगर आपने प्योर पार्टिकल नेचर मान लिया है, प्योर मतलब आप 100% श्योर हो ये पार्टिकल, जब आप 100% श्योर हो तो आपकी इसमें गलती क्या है, जीरो। और अगर इसमें आपकी गलती जीरो है तो दूसरे वाली चीज में आपकी गलती क्या आएगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट गलती मतलब क्या हुआ, समझ में आया? कोई वेव चल रही थी, सॉरी कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा था और आपने एग्जैक्ट बता दिया कि यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, एकदम यहीं पे, इसका मतलब तुमने एकदम सही पोजीशन अगर बताई है तो वेव एकदम गलत है। मतलब एग्जैक्ट पोजीशन अगर एक पॉइंट पे है तो वेव हो ही नहीं सकती। इसका मतलब अगर तुम इसमें 100% श्योर हो तो इसमें 100% अनश्योर। समझ में आया? 100% मतलब जो भी तुम वेलोसिटी बता रहे हो उसका कहीं से कहीं तक लेना देना है ही नहीं, वो वेलोसिटी होगी ही नहीं। इज इट क्लियर? तो बेसिकली इन्होंने अपनी कैलकुलेशन करके ये बता लगाया कि आप हर जगह थोड़ा बहुत अनश्योर होंगे। और एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं, अगर समझ में आ गया तो अच्छा है। बेटा इन्होंने कहा ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तुमने देखा कैसे? भाई तुमने देख कैसे लिया, इलेक्ट्रॉन ये पाथ में घूम रहा है और ये उंगली उठाई जा रही है बोर की तरफ, कि तुम्हें कैसे मालूम ये सर्कुलर, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कैसे देखा? तो इसका जवाब ये था, यहाँ कैमरा लगा लिया और इसके ऊपर लाइट डाली, और ये जब लाइट डाली तो लाइट डालने से हमें दिख गया जो रेज रिफ्लेक्ट हुई। समझ में आ रहा है ना भैया? किसी भी चीज को देख कैसे, अंधेरे में तो नहीं देख रहे हो, तो देख कैसे रहे हो, लाइट डालने के बाद देख रहे हो। बच्चों जरा दिमाग लगाओ, अभी पिछले पॉइंट से भी फोटोन का भी मास होता है, यहाँ दिमाग लगाओ क्या कहना चाहते हैं। अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन को देखना है, उसके मोशन को देखना है, उसमें लाइट डालनी पड़ेगी, और जब हम लाइट डालेंगे उसके बाद जब हम देखेंगे तो बेटा जरा हकीकत बताओ, ये जो तुम देख रहे हो यहाँ से वो
100% क्या असलियत में इलेक्ट्रॉन का ओरिजिनल मूवमेंट देख रहे हो या रिजल्टेंट आफ्टर इंपैक्ट ऑफ लाइट? एक्चुअली ना इलेक्ट्रॉन भी बहुत लाइट सब एटॉमिक पार्टिकल, ऐसे ही जो लाइट डाल रहे हैं वो भी बहुत लाइट यानी हल्के पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन भी सब एटॉमिक टाइनी पार्टिकल हैं, वैसे ही लाइट के फोटॉन्स भी टाइनी पार्टिकल हैं। बट जब एक फोटॉन इलेक्ट्रॉन पे टकराता है उसके लिए सुनामी आ जाती है, उस हल्के पार्टिकल के ऊपर सुनामी जैसा असर करता है ये फोटॉन। तो अब जरा अगर आपको समझ में आ जाए तो सुनामी आने के बाद का मोशन देखा है तुमने, तो सुनामी आने के बाद का जो तुमने मोशन देखा वो इलेक्ट्रॉन का असली मोशन था ही। गेटिंग माय पॉइंट? भैया इलेक्ट्रॉन तो मस्त होकर धीरे धीरे चल रहा है, तुम्हें दिख ही नहीं रहा था चल रहा था। तुम्हें कब दिखा? जब उसके ऊपर लाइट डाल दी, और जब लाइट डाल दी तब तुमने देखा, यानी इलेक्ट्रॉन मस्त चल रहा था और जब वो लाइट आई तो वो सुनामी में बहता हुआ जा रहा है, और वो जो बहता हुआ जा रहा है वो तुम्हें दिख रहा है। तो जो तुम्हें दिख रहा है क्या वो असलियत है? वो असलियत नहीं। तभी उन्होंने ये कंसेप्ट निकाला कि जो भी चीज आप देखते हो वो लाइट के इंपैक्ट की वजह से देखते हो, और इस वजह से आपकी गलती है आंसर्स में, और इस वजह से आप पोजीशन में श्योर नहीं हो सकते हो, ना ही इसके मोमेंटम में श्योर होगे। क्योंकि मोमेंटम जो आप देख रहे हो, जो वेलोसिटी अब आप देख रहे हो, उसमें इंक्लूडेड है लाइट के पार्टिकल की वेलोसिटी, और इसलिए उन्होंने कहा ये लाइट वाली क्वांटिटी जो आप है इसको हटाओगे, यानी इतनी तो मिस्टेक है ही है आपके आंसर में। वहां से ये डिराइव होके आया था कि ये दैट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का जो मल्टीपल होगा वो कम से कम h/4 पाई तो होगा ही होगा, इससे ज्यादा भी हो सके, ज्यादा कहीं भी हो सके, इससे कम नहीं। बोलो बच्चों, आप समझ में आ गया? क्लियर है? वेरी गुड, प्रगति क्लियर है। वन टाइप तो कर ही दिया करो अगर कुछ ना कहो, अगर आपको समझ में आ गया तो वन टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। कई बच्चों को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थोड़ा थोड़ा जो नहीं क्लियर है, एक आदमी लिखा है शायद सिग्नल इशू है, एक आध वो है 0.5 वाले, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं एक बार फिर बोल के बता रहा हूँ आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। बेटा बोर ने डिस्कवरी कर दी, बोर ने बेसिकली सिर्फ पार्टिकल माना था और कहा था लाइट आती है तो पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, और जो लाइट आती है उससे वो पार्टिकल हायर लेवल पे चल गया। बोर की बात कटी कब? जब ये हाइजेनबर्ग आया, जब डी ब्रॉगली ने कहा भाई ये तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है ना ये भी वेव है, इसके अंदर भी वेव है, पार्टिकल वेव भी होती है। तो डी ब्रॉगली ने एक नया कंसेप्ट दे दिया कि पार्टिकल और वेव दोनों एक साथ होते हैं, हर पार्टिकल के साथ वेव हो सकती है। फिर जब पार्टिकल और वेव एक साथ आ रहे हैं तो हाइजेनबर्ग जाग गए, उन्होंने कहा भैया जब दोनों चीजें साथ हैं तो तुम 100% श्योर हो ही नहीं सकते हो मोमेंटम में और पोजीशन में। इसलिए उन्होंने कहा पोजीशन में जो आपकी इनएक्यूरेसी आएगी और जो मोमेंटम में इनएक्यूरेसी आएगी वो जो मल्टीपल है वो h/4 पाई से या तो कम या तो ज्यादा होगा, या कम से कम h/4 पाई की इनएक्यूरेसी आएगी। एक रीजन इनका ये भी था कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉन या किसी भी चीज का मोशन देखते हैं तो लाइट डाल के देखते हैं, और वो जो लाइट के पार्टिकल्स हैं वो हमारे आपके या डेली लाइफ में तो कोई असर नहीं कर रहा। यानी अगर कोई कमरा है और अंधेरा है, उसमें कोई रैट या माउस जा रहा है, चूहा घूम रहा है, और तुमने लाइट डाली, टॉर्च जलाई, तो उसने अपना पाथ बदल दिया, तो क्या ये टॉर्च जो उसकी बॉडी में पड़ रही उस टॉर्च की एनर्जी से कूद के गिरा ना? तो उसका नेचर है वो लाइट से दूर भागता है, वो अलग था, वो इस टॉर्च से नहीं गिरा। बट ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या सब एटॉमिक पार्टिकल है बहुत हल्के हैं, और जब लाइट का फोटोन इन पर टकराता है तो इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है, और जब इंपैक्ट ज्यादा होता है तो हम जो देखते हैं हम रिजल्टेंट देखते हैं, हम लाइट डलने के बाद देखते हैं, और लाइट डलने के बाद तो सुनामी आ चुकी होती है, तो जो हम देख रहे हैं वो असलियत नहीं होती, वो दोनों चीजों का रिजल्ट होता है, उसका एक्चुअल प्लस उसके ऊपर फोटोन के इंपैक्ट का रिजल्ट हमने देखा है। और इसलिए कहा जो आज भी मतलब एक दो क्वेश्चन ये है कि ये जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है ये आज से 100-200 साल पहले 100 साल पहले बना हुआ प्रिंसिपल है, तो क्या आज कोई ऐसी डिवाइस बन गई है जो इससे ज्यादा एक्यूरेट हो, जिसमें ये जो मल्टीपल या इनएक्यूरेसी है h/4 पाई इससे कम हो? तो आंसर है आज भी कोई ऐसी डिवाइस नहीं है 100 साल बाद भी
जो इस इनएक्यूरेसी को कम करे। ठीक है, आज कहने का मेरा मतलब हमेशा होता है कि हमारी बुक्स में नहीं रहा। ठीक है, एक आध होगा ना इंटरनेट उठा के ले आएगा, मतलब जे देखो इससे अच्छी डिवाइस, ये देखो जे भी है, एक आध ले आता। वैसे तो कई जगह ये भी रिसर्च है कि इक्वल टू एमसी स्क्वायर गलत है, कई जगह ये भी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा स्पीड हो सकती है। तो नेट पे तो कुछ डालो तुम्हें मिल ही जाएगा। तो भैया आज कहने का मतलब हमारी बुक्स का, और हमारी बुक्स कहने का मतलब पिछले 10-20 साल में कुछ नहीं हुआ बुक्स में चाहिए, तो उसको थोड़ा एब्जॉर्ब करना है उसके हिसाब से। तो पॉइंट क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या कहा गया है कि डेली लाइफ में, रूटीन डेली लाइफ में हाइजेनबर्ग का कोई यूज नहीं, कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं, क्योंकि लाइट डालने पे कोई पाथ चेंज नहीं करता। ठीक है, लाइट की वजह से पाथ चेंज नहीं हो रहा, उसके इंपैक्ट से पाथ चेंज नहीं होता। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के लिए है, और जब वो मोशन कर रहे होंगे और लाइट डाल के उनका मोशन देखेंगे तब। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से बोर फेल होते हैं। बोर डू नॉट फॉलो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का क्या पाथ है वो हमें नहीं पता, मतलब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, 100% एक्यूरेट नहीं हो कैसे घूम रहा है, और बोर साहब बता रहे हैं कि वो सर्किल में घूम रहा है, मतलब हम ये नहीं बता पा रहे हो चल कैसे रहा है, तुम ये बता रहे हो सर्किल में चल रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो बोर की थ्योरी में एक ड्रॉबैक ये भी लिखा जाता है, इट डू नॉट in accordance with HUP, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बोर साहब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ताल्लुक नहीं रखते थे या तारुफ नहीं रखते थे, व्हाटएवर। तो अब हमें आना है बोर के तारुफ या न्यूमेरिकल्स पे। सॉरी, ये 4 या 5 यहाँ न्यूमेरिकल दे रखे हैं, और जो फिफ्थ वाला है थोड़ा इधर उधर हो गया शायद इसका, वो आ जाए कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द सर्टेनिटी। अब यार इसमें ना कई जगह इनसर्टेनिटी ये वाला वर्ड जरा एक बार डिस्कस कर देता हूं बच्चों। इस चैप्टर में एक छोटा सा कंफ्यूजन रहेगा अभी आपके साथ। सर्टेनिटी कई बार वर्ड दे देगा, कई बार इनसर्टेनिटी दे देगा, अनसर्टेनिटी। भैया ये देखा गया सारे न्यूमेरिकल में जो भी ये वैल्यू देता है वो अनसर्टेनिटी मान के ही करता है, मतलब ये कंफ्यूजन नहीं होता कि वो ये कह रहा है कि 98% एक्यूरेसी और 2% इनएक्यूरेसी। जनरली वो सर्टेनिटी भी कहता है तो उसका मतलब यही होता है कि ये वाली वैल्यू अनसर्टेनिटी में लगानी है। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा है कैलकुलेट द सर्टेनिटी, मतलब कितनी एक्यूरेसी से बता सकते हैं इन अ वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो क्वेश्चन में कमी है, वहां पे भी अनसर्टेनिटी आना चाहिए। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज 1 आर्मस्ट्रांग। ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन गिवन है। बेसिकली ये जो 1 आर्मस्ट्रांग या 10⁻⁻10 मीटर है, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू है। ठीक है, और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी यानी डेल्टा वी निकाल देना। ठीक है, फॉर्मूला वही रहेगा, m डेल्टा v इनटू डेल्टा x इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ये आपको गिवन है, ये आपको निकालना है, मास इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। बोलो बच्चों कर लोगे? ठीक है, ठीक है बेटा, ये पांचों क्वेश्चन आप करिए, यहाँ आज इतना ही रखते हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ये कल डिस्कस कर देंगे अगर नहीं आएंगे आपको समझ में क्वेश्चन। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस टाइम, बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर।